हेलो बच्चा लोग। तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है अपना अगला लेक्चर, ठीक है ना बेटा। आज हमने आपसे कहा था मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, जो कि आज सच में होने वाली है, ठीक है ना। पिछली बार की तरह मैं धोखा नहीं दूंगा इस बार, ठीक। और मैं एक बात बता दूँ कि आपका जो चैप्टर है AP वाला, वो आपका पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है सारे, ठीक है ना। जो मतलब AP से जितना रिलेटेड था सब कुछ आप पढ़ चुके हो। मतलब कि बोला जाए कि NCERT के बेसिस पे देखा जाए तो आपका सारा चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस बची है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस जैसे कि जो NCERT में भी हैं। आप जैसे कुछ क्वेश्चन NCERT जो ऑप्शनल एक्सरसाइज होती है ना, ऑप्शनल वाली, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो से पहले वो वाले क्वेश्चंस लगा लें। मैं मान के चलूँगा अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपने सारी NCERT के प्रैक्टिस कर चुके हो आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद ही यहाँ पे आए हो, ठीक। और मैं ये चाहूँगा कि इस लेक्चर के बाद मैं एक और लेक्चर बनाऊँ जिसमें आपको मैं GP का थोड़ा सा इंट्रो दूँ, ठीक है ना। मतलब हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं GP का कुछ इंट्रोडक्शन आपको कराना चाहता हूँ, ठीक है ना। कि जिससे आप ज़्यादा कुछ आगे नहीं बढ़ना हम लोग को, बस थोड़ा थोड़ा हिंट लेके चलूँगा। सिर्फ एक लेक्चर, बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिर्फ एक लेक्चर, इसमें आपको थोड़ा बहुत GP का आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। आज हमने आपसे कहा था मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, तो आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा प्यारा सा एक क्वेश्चन लिखा हुआ सामने। शुरुआत आज के लेक्चर की इसी क्वेश्चन से करने वाले हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा क्वेश्चन बोल रहा है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर ऑल्टरनेटली एट A and B, starting with the center at A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm and so on. What is the total length of such spiral made up of 13 consecutive semicircles? स्पाइरल का मतलब आपको पता होगा, कुछ ऐसे स्प्रिंग जैसा जाता है, देख लो ना, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, मतलब सो ऑन ऐसे बढ़ता जा रहा है, ठीक। तो मेरे को बोला है मेरे पास स्पाइरल है, ठीक है ना, मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, मतलब ये सेमी सर्कल्स हैं, ये शेप्स हैं उस, क्योंकि सर्कल तो मिल नहीं रहा आपको, लेकिन ये जो शेप मिल रही है आपकी, वो आपकी सेमी सर्कल्स है, ठीक है ना। तो हमको गया कहाँ तक है, 13 कॉन्जिक्यूटिव तक, ठीक है ना। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको L1 मान लेता हूँ, इसको L2 मान लेता हूँ, इसको L3 मान लेता हूँ। L1 L2 L3 क्या है, ये लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है ना, ठीक। ये लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स है। तो अगर आप पहले लिखता हूँ यहाँ पे, लेट L1 L2 L3 एंड सो ऑन, ठीक है ना, L13 तक, क्योंकि 13 चाहिए हमको। बी द लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स, ठीक है ना बेटा। पहली चीज़ हमने ये लिख ली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग विद सेंटर एट A, मतलब A, अच्छा ये पॉइंट, ये जो है ये A है, ये B है, ठीक है ना। सेंटर ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, हाँ, ऑफ रेडियाई 0.5, मतलब कि जो मेरा पहला रेडियस है ये मेरा 0.5 है। फिर मेरा जो दूसरा रेडियस है बेटा वो मेरा 1 सेंटीमीटर है। जो मेरा तीसरा रेडियस है 1.5, मतलब रेडियस की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मतलब पहले AB का जो डिस्टेंस है वो 0.5 है, फिर A से लेकर यहाँ तक का 1 है, फिर A से लेकर यहाँ तक का 1.5 है। इस तरीके से आगे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। और ये 13 सेमी सर्कल जब तक बंद नहीं जाते तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है ना। मतलब तो फिर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल्स मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। मतलब ये जा तो रहा है सो ऑन एंड ऑन, लेकिन हमको बताना सिर्फ 13 का है, ठीक है ना, 13 का है। तो ये तो हो गई हमारी सेमी सर्कल्स की लेंथ, ठीक है ना। तो बेटा रेडियाई क्या हो जाएगा, आप देखो, जब मैं L1, तो L1 का रेडियाई कितना है, L1 का रेडियाई 0.5 है, ठीक है। L2 का 1 है, ठीक। L3 का 1.5 है। बेटा आपको एक मतलब एक कनेक्शन दिखेगा कैसा, पहला जो मेरा रिंग बन रहा है, जो पहला सेमी सर्कल बन रहा है, उसका रेडियस उसका आधा है, दूसरे का आधा 1 होता है, तीसरे का आधा 1.5 होता है कि नहीं। तो ऐसे ही अगर मैं जाऊंगा ऐसे नीचे L13 तक जाऊंगा, तो L13 क्या बनेगा, L13 मेरा बनेगा 13/2 सेंटीमीटर का, है कि नहीं। या तो चाहो तो ऐसे लिख लो, जिससे 0.5 लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हो 1/2, है ना, 1/2 सेंटीमीटर। 1 को लिख सकते हो, 1 को क्या लिख सकते हो, 2/2 सेंटीमीटर, ठीक। 1.5 को आप लिख सकते हो 3/2 सेंटीमीटर, है ना। सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, देखो। सिमिलरली उसी प्रकार से आप यहाँ पे L13 कैसे लिखोगे, 13/2 सेंटीमीटर के हिसाब से, ठीक है ना। समझ में आएगा। ये हमको रेडियस मिल गए सारे सेमी सर्कल्स के। अब आते हैं, देखो, अब देखो, अब आपको पता है लेंथ, जैसे लेंथ क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होती है। अगर आप सर्कल, एक आपके पास सर्किल है, ये सर्किल है, अगर आपको इसका सर्कमफ्रेंस निकालना है तो आप लोग क्या करते हो, आप ये जो लेंथ होती है यही तो निकालते हो, है ना, 2πr होती है। और मैं यहाँ पे सेमी सर्कल की बात कर रहा हूँ, मतलब आधे की बात कर रहा हूँ। अगर पूरा 2πr होता है तो आधा कितना हो जाएगा, πr, है ना। तो वैसे ही हम लोग L1 का निकालेंगे। ये तो रेडियस ऑफ L1 था, ये रेडियस ऑफ L1 था,
ठीक है ना, रेडियस ऑफ L1 एंड L2, ठीक, ये रेडियस लिखे हुए हैं। हम लोग लेंथ निकालेंगे, मतलब कि हम लोग L1 और L2 निकालेंगे, ठीक है। तो जो L1 कितना आ जाएगा, पूरे सर्कल का होता है 2πr, आधे सर्कल का कितना होगा πr, ठीक, पाई इंटू आर, पहले का आर कितना 0.5 या फिर 1/2 सेंटीमीटर, मैं 1/2 लेके चलूँगा, ठीक है ना, 1/2 इक्वल्स में मतलब क्या मिल गया π/2 सेंटीमीटर, ठीक। L2 का क्या होगा, L2 का बेटा 2/2 है ना, तो पाई इंटू 2/2 इस तरीके से लिखो, ठीक है ना। यहाँ से मिलेगा क्या, यहाँ से मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ π/2। समझ रहे हो मैंने क्यों लिखा है ऐसा, मेरे को रिलेशन मिलने वाला 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं, L3 पे आते हैं। L3 का बेटा क्या हो जाएगा, पाई इंटू 3/2 इक्वल्स में 3 टाइम्स ऑफ π/2। ये क्या आ रही है बेटा, ये लेंथ्स आ रही हैं, हमको सेमी सर्कल की जो लेंथ होती है वो मिल रहा है हम लोग को, ठीक है ना। ऐसे ही सिमिलरली L13 पे जाएंगे हम लोग। L13 कितना हो जाएगा, पाई इंटू 13/2 मतलब कि 13 टाइम्स ऑफ π/2। तो पहले आप इतना लिखो, फिर मैं हटाऊँ सब कुछ, फिर आप करना आगे, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको लिखो। तो बच्चा देखो अब करना क्या है, देखो पहली चीज़ हमको क्या जानना, क्या है हमको जानना है, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पायरल मेड बाय 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। मतलब ये पूरा जो जितना भी मेरा ये स्ट्रिंग यूज़ होने वाला है, अगर मैं इसको मान लूँ कि ये कोई धागा है, तो ये पूरा का पूरा जो धागा की जो लेंथ होने वाली है वो मेरे को पता करनी है, ठीक है ना। रुको, ये गलती कर दी, रुक जाइए, L2 यहाँ नहीं होगा, L3 यहाँ नहीं, रुको रुको, L1 ये छोटा वाला है, L2 मेरा ये होगा, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था A और B को रेडियस जो हो रहा है वो A और B में चेंज हो रहा है ऑल्टरनेटिवली, पहले A से होगा सेंटर, फिर B पे सेंटर, फिर से A पे सेंटर है, फिर C पे सेंटर है, उसका मतलब सॉरी फिर A पे सेंटर है, मतलब उसका मतलब क्या था, उसका मतलब ये था कि जो मेरा पहला L1 है ना, मेरा L1 उसके लिए सेंटर मेरा A है, ठीक है ना। और मेरा जो L2 आएगा, L2 मेरा ये है, अगर मैं इसको आप मान के चलिए एक्सिस आएगा, ठीक है ना। तो पहला सेंटर जब A मेरा ये है, तो L1 जो है मेरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है ना। अब मेरा जो सेंटर फिर से बदल गया, किस पे आ गया, मेरा सेंटर आ गया B पे। जब मेरा B पे सेंटर आएगा तो मेरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो आएगा ये होगा L2 मेरा, ठीक है ना। और फिर से A पे आ गया सेंटर, तो वहाँ से आ जाएगा L3, जैसे कि ये वाला यहाँ से L3 क्या है, L3 मेरा ये है, तो ये रेडियस हो गया, ठीक है, ये रेडियस होगा, यहाँ से घूम के ऐसे यहाँ करके दिया गया, ठीक है, इधर, ठीक। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, चेंज हो रहा है। तो L1 ये होगा, L2 ये होगा, L3 ऊपर वाला जो ये सर्किल बन के आएगा वो L3 होगा, ठीक है ना। और जो उसके नीचे यहाँ पे आएगा ऐसे ऐसे बढ़ के, अगर मैं इसी को एक्सटेंड कर दूँ, ऐसे करके बढ़ाऊँ, ऐसे करके बढ़ा दिया मैंने, ठीक है ना। तो देखो ये L3 होगा, ठीक, और ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तो जो गया ये क्या होगा, ये होगा L4, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। ऑल्टरनेटिवली का मतलब ये था, ठीक है ना, समझ गया। तो नेमिंग इस तरीके की होगी, L1 ऊपर, L2 नीचे, L3 ऊपर, L4 नीचे, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। तो अब देखो मेरे को जानना क्या है, मेरे को जानना है टोटल लेंथ, मतलब L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस कहाँ तक का, L13 तक का। देखो वही आने वाला है, L1 इसको जोड़ दूंगा, फिर L2 यहाँ पे जोड़ेंगे, फिर L3 यहाँ जोड़ेंगे, फिर L4 वहाँ जोड़ेंगे, ठीक है, ऐसे करके जाना है हम लोगों को, ठीक। L2 यहाँ तक है, यहाँ से L3 गया है, L3 यहाँ पे, अरे यार मैं कितना कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, ये L3 यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक, और फिर L4 यहाँ से यहाँ तक का है, L4 ये रहा, ठीक है। फिर यहाँ से आएगा, इसको हटा देते हैं, इसका यूज़ नहीं है अभी, जिसकी नेमिंग करी उतना देखो खाली, ठीक है ना, ऐसा है कुछ। तो हमको सबको ऐड करना है एक तरीके से ना। तो मुझे टोटल लेंथ अगर हमको चाहिए, टोटल लेंथ अगर हमको चाहिए तो कितना आएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 डैश 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 L13 तक जाएगा मेरा, ठीक है ना, यही होगा। तो देखो बेटा आपको पता है जैसे जो हमने लिखे थे अभी 1 π/2 2 π/2 3 π/2 ऐसा था ना, तो सब में π/2 कॉमन आ रहा था, तो मैं π/2 को कॉमन ले लेता हूँ। मैं जब π/2 को कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, कब तक, कहाँ तक जा रहा है, कहाँ, ये जा रहा है 13 तक, है ना। तो अब आपको पता ही है ये समीशन बन रहा है 1 से लेकर 13 तक का, तो समीशन ये π/2 बाहर लिखा हुआ है। समीशन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन का फॉर्मूला होता है SN इक्वल्स टू n/2a प्लस l, है ना, यही होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 13 है, तो चलिए फिर रखते हैं n की वैल्यू 13/2 ब्रैकेट में a1 और l मेरा 13, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिलेगा आपको π/2 ब्रैकेट में यहाँ पर 13/2 इंटू 14, 2 7 जा 14, ऐसा करके कुछ आएगा। अच्छा इसको π/2 को जो 22, रुको ये काम करो, ये जो π/2 लिखा हुआ ना, इसको π/2 की जगह पे यहाँ पे रुक जाओ, शुरू से करते हैं, चलो
कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ये π/2 लिखा हुआ है ना, तो 1/2 को पहले लिख लिया, फिर π/2 को लिख दिया मैंने 22/7, ठीक है ना, ये करा है। अब मल्टीप्लाई लगाया, यहाँ पर 13/2 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई लगाया 13 + 1 14, 7 2 14, 2 1 2, ठीक है ना, 2 11 टाइम्स, तो यहाँ पे कितना आ गया 11 × 13, 11 × 13 कितना 13 × 13 कैरी का 13 14 143 सेंटीमीटर। मतलब जो टोटल लेंथ मेरी आई वो मेरी 143 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, यही है, हाँ यही है, गुड। तो इस प्रकार से वाला क्वेश्चन मेरा कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब इसको आप चाहो तो इतना नोट करना तो नोट करो, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो बच्चों ये है आपका अगला सवाल, देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है बेटा 150 वर्कर्स वर इंगेज टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज, 4 वर्कर्स dropped on the second day, 4 more workers dropped on third day, and so on. It takes 8 more days to finish the work now. Find the number of days in which the work was completed. क्वेश्चन ये बोल रहा है बेटा कि हमारे पास 150 वर्कर्स हैं, ठीक है ना, हमारे पास 150 वर्कर्स हैं, वो लोग एक किसी काम को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ बीच में ये होने लगा कि पहले दिन तो 150 काम करे, फिर ठीक है, फिर क्या हुआ दूसरे दिन ऑन सेकेंड डे 4 वर्कर्स ने काम को छोड़ दिया, मतलब काम छोड़ के चले गए, ठीक है। फिर अगले तीसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन बेटा ये हुआ कि फिर से 4 लोगों ने छोड़ दिया, चौथे दिन फिर से 4 लोगों ने छोड़ दिया, ऐसे बढ़ते बढ़ते चलता चला गया, ठीक है, छोड़ते चले गए। तो जब ऐसा किस्सा हुआ तो क्या हो गया, जो नॉर्मल डेज जो लग रहे थे उससे 8 दिन ज़्यादा लगे हमको काम करने में, ठीक है ना। तो अभी पूछ रहा है कि असल में कितने दिनों में वर्क ये कंप्लीट हो रहा था, मतलब एन मेरे को पता करना है। तो अगर मैं मान लूँ पहली चीज़ मैं लिखूँगा यहाँ पे लेट द वर्क कंप्लीटेड इन n डेज, ठीक है ना, लेट द वर्क इज कंप्लीटेड इन n डेज, या फिर लेट द नंबर ऑफ डेज बी लेट द नंबर ऑफ डेज बी n, ठीक है ना। तो और बेटा एक और चीज़ लिख लो, इसका वैसे ये मतलब बीच में कट जाएगा, लेकिन इससे शायद आपको शायद और ज़्यादा समझ में आए। देखो एंड लेट वर्क डन बाय ईच वर्कर पर डे बी एक्स, मतलब कि एक दिन में एक वर्कर कितना वर्क डन कर रहा है वो हमने x मान लिया, ठीक है ना। वर्क डन कुछ तो करेगा ना, कुछ काम कर रहा है मतलब वर्क डन कर रहा है वो, ठीक है ना, तो उसको हमने x मान लिया। वैसे कि हालांकि जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मेरा x और x कट जाएगा, लेकिन इससे शायद आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आए, ठीक है, और ज़्यादा समझ में आएगा, ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बेटा देखो अब बात क्या हो रही है, अब मेरे पास नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे हैं, जब मेरा पहला दिन है उसमें तो मेरे पास वर्कर 150 है पूरे, ठीक है ना। ऑन सेकेंड डे क्या हुआ, उसने 4 वर्कर ने छोड़ दिया, तो जब सेकेंड डे पे आओ, ये फर्स्ट डेट है, सेकेंड डे में कितने हो गए बेटा 146, थर्ड डे पे आओ, थर्ड में क्या हो गया बेटा, थर्ड में हो गया 142, इस प्रकार से घटते चले गए, ठीक है ना, इस प्रकार से सारे घटते चले गए। तो एक काम अब क्या होने वाला है, हम लोग देखेंगे क्या वर्क डन देखेंगे हम लोग। जैसे पहले दिन 150 लोगों ने काम करा तो 150 × x होगा वर्क डन, क्योंकि एक बंदे का x है तो 150 लोगों का कितना होगा 150 × x। और फिर अगले दिन 146 लोगों ने काम करा, मतलब 146 × x, उसके बाद 142 × x, मतलब इस तरीके से होने वाला है ना। जब उनको ऐड करेंगे टोटल वर्क डन निकालना, जब तो हम लोग करेंगे यहाँ पे टोटल वर्क डन बेटा, टोटल वर्क डन कैसे होगा, पहले तो देखेंगे x × 150, एक बंदे का वर्क डन गुणे 150 बंदे हैं इसलिए, ठीक है, तो पता ही होगा, ये नॉर्मल सा यूनिटरी मेथड लग रहा है, ये तो समझ पाया होगा, प्लस 146 × x प्लस 142 × x, ऐसे ऐसे बढ़ता चला गया, ठीक है ना। तो x सब में कॉमन आ रहा है तो मैं x कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बनेगा, अंदर बनेगा 150 प्लस 146 प्लस 142, इस प्रकार से बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार से बढ़ता हुआ चला गया। कब कहाँ तक जा रहा है, ये n टर्म्स तक जा रहा है, और हमने n किसको माना, नंबर ऑफ डेज़ को। तो ऑब्वियस सी बात है तभी तक काम करेंगे जब तक उतने दिन काम करेंगे जितने दिन तक काम खत्म नहीं होता, ठीक है, और जितने दिन में काम खत्म हो रहा है उसको मैंने माना हुआ है n दिन, ठीक है ना, n डेज। तो यहाँ कहाँ तक जाएगा, ये n टर्म्स तक जाएगा, मतलब कि n जाएगा यहाँ पर, ठीक, n हो गया। अब देखो आपको फॉर्मूला तो पता ही है SN का फॉर्मूला पता है, बस हम लोग वही लगाएंगे यहाँ पे। तो मेरा SN का फॉर्मूला होता है, मेरा n/2
2a प्लस n माइनस 1d, है ना। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ रखा हुआ है यहाँ पे, कहाँ लिखे हैं यार, जगह थोड़ी सी कम दिख रही है, इसको यहाँ पे हटा देते हैं, इसको पकड़ो, यहाँ पे हटा देते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं आके, x तो बाहर चल ही रहा है मेरा, ठीक है ना। यहाँ पे आएगा x, यहाँ n/2 भी तो, अरे यार x तो बाहर है मेरा, और n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये होता है फॉर्मूला था बेटा। अब देखो a की वैल्यू यहाँ पे 150 है, तो हम लोग इसी फॉर्मूले में रखते हैं, यहाँ पे 150 लिख दिया हमने, 2 × 150 मतलब 300 हो गया, ठीक है ना। 2 × 150 मतलब 300 हो गया। n माइनस 1 तो रहेगा ही, d की वैल्यू कितनी है बेटा, d की वैल्यू यहाँ पे -4 है, ठीक है ना, d की वैल्यू -4, ये आ गया। इसको और भी अभी और सॉल्व करते हैं, इसको आगे सॉल्व करके मेरे पास कुछ आएगा इस तरीके से, n/2 x तो लिखना भूल ही जाते हैं बार बार, x ये बाहर कॉमन में बेटा लिया था ना हमने, ये x चल रहा है, ठीक है ना। आप चाहो तो टेंशन मत लो, खाली ये x हमने इसलिए लिखा था क्योंकि वर्क डन समझाना था आपको, ठीक है, इस तरीके से कॉन्सेप्ट बताया था आपको। वैसे आप चाहो तो बिना x के भी कर सकते थे, क्योंकि आपको तो पता ही टोटल वर्क डन ये होने वाला ऐसे आएगा, ठीक है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं x यहाँ पर लिखा हुआ है n/2, यहाँ पे अंदर क्या बन जाएगा, अंदर में बन जाएगा 304 - 4n, इसको जब मैंने सॉल्व किया तब आया, ठीक है ना। ठीक, अब यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 152n माइनस 2n स्क्वायर, और ये x तो चल रहा है, ये x चल रहा है, ठीक है ना। मैं इसको बता देता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है ना। इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। ये क्या है, ये भी एक टोटल वर्क डन आ रहा है। जब आदमी धीरे धीरे घट रहे थे तब इतना वर्क डन आया, टोटल वर्क डन, ठीक है ना। तो इसको पहले नोट करो, फिर लोग आगे बढ़ें। 1 2, अब देखो मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ पहले, ये हटा ही चाहिए था, रुक जाओ, कोई बात नहीं, मेरे पास लिखा है क्वेश्चन, आपने लिख लिया होगा ना। चलो बेटा, अब मेरे पास क्या था, मेरे पास ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ था कि जो वर्कर्स थे हमारे, वो धीरे धीरे कम हो रहे थे, है ना। पहले 150, फिर 146, 142 ऐसे करके कम हो रहे थे। तो हम लोग एक कंडीशन मानते हैं, जो मेरी इनिशियल कंडीशन थी कि मेरे पास 150 वर्कर्स हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर 150 वर्कर्स कम नहीं हो रहे हैं, मतलब रोज़ 150 वर्कर ही काम कर रहे हैं, तो कैसे, तो कितना वर्क डन आएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं लिखूँ इफ़ 150 वर्कर्स आर वर्किंग, ठीक है ना, 150 वर्कर्स आर वर्किंग, तो बेटा जब वाली कंडीशन थी, जब मतलब धीरे धीरे वर्कर्स कम हो रहे थे, तो उसने बोला था कि वो 8 दिन ज़्यादा ले रहा है कि नहीं। लेकिन अगर मैं जब ये वाली कंडीशन लेकर चलूँगा कि वो 150 वर्कर हमेशा 150 वर्कर्स ही है, कभी कम नहीं हो रहे, तो क्या होगा, तो वो बन जाएगा n माइनस 8 डेज, ठीक है ना बेटा। अब ये कैसे आया, देखो 8 दिन तो एक्स्ट्रा ले रहा था जब वो कम हो रहे थे, और n थे मेरे इनिशियल दिन जो असली में जो ले रहा है। तो जब मैं n में से 8 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो बचेगा वो तो वही आने वाला है ना, जो 150 वर्कर जब रोज़ काम करेंगे तो इतने दिन बनेंगे, है ना। नहीं समझे, दोबारा देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें पास कंडीशन जो दी थी, हमें कंडीशन कुछ ऐसी थी कि मेरे पास रोज़ 4 वर्कर्स कम हो रहे हैं। जब वैसा केस चला, जब रोज़ 4 बच्चे कम हो रहे थे, तो मेरी कंडीशन ये थी बेटा उस टाइम पे, जब मेरे पास 150 वर्कर्स धीरे धीरे करके कम हो रहे थे, तब मेरे पास था वो, जब धीरे धीरे करके कम हो रहे थे, तब 8 दिन ज़्यादा लिए। जो नॉर्मल डेज मतलब जब 150 वर्कर काम कर रहे थे उसके हिसाब से उसने 8 दिन ज़्यादा लिए। तो जब मैं ये मान के चलता हूँ, जब मेरे पास 150 वर्कर्स पूरे के पूरे हैं, तो कितना टाइम लेगा वो, n माइनस 8 डेज, ठीक है ना। तो अगर ऐसा मैं लेके चलता हूँ, तो अब देखो क्या आने वाला है। अब मेरे पास टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन मेरे पास क्या होगा, टोटल वर्क डन मेरे पास होगा, देखो 150 और उसका इंटू वर्क डन, और कितने दिन तक काम करा है इन्होंने, n माइनस 8 डेज तक काम करा है, तो इंटू n माइनस 8 डेज, मतलब एक दिन में इतना वर्क डन था, तो n माइनस 8 डेज में कितना हो जाएगा, इतना इंटू n माइनस 8, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे को एक मिल गया, यहाँ से मेरे को इक्वेशन 2 मिले। इसको क्यों सॉल्व कर लेते हैं, अगर इसको सॉल्व करा है क्या इसने, हाँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। अब देखो बेटा, ये जो आया था ये भी मेरा टोटल वर्क डन था, है कि नहीं, और ये जो मेरा ये भी मेरा टोटल वर्क डन है। तो मतलब असल में आखिर में जाकर एट द एंड काम तो आपका एक ही है कि नहीं, काम मेरा एक ही है, चाहे वो 10 दिन में करो चाहे वो 2 दिन में करो, ठीक है। तो ये टोटल वर्क डन आ रहा है, मेरा टोटल वर्क डन जो है, तो इसको हम लोग एक दूसरे को इक्वेट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इक्वेट करेंगे। ये लिखा है इक्वेशन 2, यहाँ पे इक्वेशन 1 को लिख देंगे हम। इक्वेशन 1 मेरी कितनी थी, मेरी थी यहाँ पे x ब्रैकेट में 152n माइनस 2n स्क्वायर। बेटा देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना,
तो हमने कहा था कैंसिल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसको मैंने x को हटा दिया ऐसे करके। अब यहाँ पे 150 को पहले अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 150 के अंदर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा 150n माइनस 15 8 कितना होता है 120, यहाँ पे मिल जाएगा 1200, ठीक है ना। यहाँ पे बेटा है अब 152n माइनस 2n स्क्वायर चल रहा है। हम लोग सबको एक सारे नंबर्स को एक साथ ले आते हैं, क्वाड्रेटिक बन रही है ना, दिख रहा होगा आपको, क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो मेरे पास है 2n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1200, ठीक है ना बेटा, इक्वल्स में 0। ठीक, एक काम करो, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 600, ठीक है ना बेटा, ये इक्वल्स में 0 चल रहा है। अब यहाँ से मेरे को 2 वैल्यूज मिलने वाली है, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, तो क्या हटाया जाए, क्या हटाया जाए, क्या हटाया जाए, ये हटा देते हैं। ठीक, इधर आओ, अब देखो क्या होने वाला है मेरे पास n, यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगी यहाँ पे 2 वैल्यूज़, एक होगी 25, एक होगी 24, ठीक है ना, सॉरी 24 नहीं -24 आएगी। तो आपको पता है कि डेज कभी नेगेटिव में जा नहीं सकते हैं, तो ये तो होने से रहा, मेरे पास क्या बचेगा, ये आया n = 25, मतलब कि हमको नंबर ऑफ डेज क्या कितने लग रहे हैं, 25 डेज लग रहे हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ डेज 25 है। कब, जब धीरे धीरे वर्कर्स कम हो रहे हैं तब की बात हो रही है, ठीक है ना। तो आपको, और अगर वर्कर कम नहीं होने वाला निकालना है तो n-8 कर देंगे, मतलब 25 - 8 कर देंगे, कितना आएगा, तो वो जब कंसिस्टेंट चल रहा था, मतलब जब वर्कर्स कम नहीं हो रहे थे, उसकी वैल्यू आ जाएगी कैसे, n-8 करके, ठीक है ना। ये जो हमारा n आया है बेटा, ये आया है जब मेरे वर्कर्स धीरे धीरे कम हो रहे थे, उस तब कितना टाइम लगा मेरे को, तब कितना दिन लगा मेरे को, तब मेरे को 25 दिन लगे, ठीक है ना। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कंप्लीट हो गया आपका। ठीक, अगर देखो ये क्वेश्चन आपकी हॉट्स कैटेगरी का है, हॉट्स मतलब आपको पता होगा HOTS, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाला है कि नहीं, ये क्वेश्चन वाला था आपका, आपको लगा भी होगा कुछ शायद कॉन्सेप्ट हल्का फुल्का, मतलब फील आया होगा कि हाँ नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। और हाँ, मैं फिर से बता दूं आपको, इससे पहले आपने NCERT क्वेश्चंस लगाए हैं तभी अभी आप यहाँ पे आना, ठीक है, क्योंकि जो आपकी NCERT जो लास्ट एक्सरसाइज है मैंने देखी है, जो ऑप्शनल वाली है ना, उसमें काफ़ी 1-2 कुछ अच्छे क्वेश्चन दिए गए, ठीक है ना। अगर आपने वो वाले क्वेश्चन बिना किसी दिक्कत के सॉल्व कर दिए होंगे ना, मतलब कि आप हाँ अच्छा खासा पढ़ रहे हो, ठीक है ना, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई आपको, उसके बाद आप HOT पे आओगे, मतलब हॉट्स पे आओगे, तो आप वो भी आपको ज़्यादा कुछ कठिन नहीं लगने वाला है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। अगर आपको आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें आप आज हम सारे ज़्यादातर हॉट्स या फिर NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन लगाने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको एक बार में समझ में ना आया, अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो टेंशन मत लेना, दोबारा देखना इसको, ठीक है ना, क्योंकि हाँ ये क्वेश्चन आपकी नॉर्मल बेसिक जो बेस होता है उससे हल्का सा ऊपर है, ठीक है ना। तो इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो बच्चों ये आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द सम, आपको AP दी गई है, उसका हमको सम निकालना है बेटा। ये आपका NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, एग्जाम्पलर का EXAMPLER, ठीक, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है करना। देखो कुछ नया नहीं है, बस आपको AP थोड़ी दिखने में अलग है, मतलब अलग क्या, नॉर्मल है, बस इसमें वेरिएबल्स दिए गए हैं, थोड़ी देखने में डरावनी लग रही है, बाकी आपके सारे कॉन्सेप्ट वही होने वाले हैं। सम निकालना है ना, 11 टर्म्स का निकालना है, तो हमको S11 निकालना है तरीके से, है ना। 11 S11 क्या होता है, 11/2, 2a, a यहाँ पे a - b अपॉन a + b है, 2a प्लस n - 1d, n - 1 मतलब 11 - 1 मतलब 10, 10d, 10 × d, d कैसे निकालेंगे, d निकालते हैं बेटा 3a - 2b अपॉन a + b माइनस a - b अपॉन a + b, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 - a मतलब 2a -2b -2b और प्लस b कितना हो जाएगा -b, ठीक है। तो मेरा d की वैल्यू कितनी आ गई, 2a - b अपॉन a + b, ठीक है ना, यही है, हाँ यही है, 2a - b अपॉन a + b, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख देते शायद समझ में आ जाए आप लोग को, ठीक है, ये हो गया अब अच्छे से। अब देखो, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक काम करो, 2 को कॉमन ले लो दोनों में से, तो यहाँ पे आ जाएगा 11, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा जब बाहर लेके आएंगे, तो यहाँ बचेगा a - b अपॉन a + b प्लस 5 टाइम्स ऑफ 2a - b अपॉन a + b, ठीक है ना बेटा। अब ऐड करते हैं सबको, 11 बाहर चल रहा है, a - b प्लस 5 2 10 होता है, 10a - 5b अपॉन में LCM a + b आने वाला है इसका, ठीक है ना, a + b आ गया इसका LCM। अब क्या करना है, अब हमको करना है, हाँ देखो
10a प्लस है मतलब 11 है, इसको ऐसे लिखा है पहले 11a, ठीक है ना, -5 माइनस b मतलब -6b अपॉन a प्लस b। आ गया, सिंपल था, यही करना था हमको, है ना, यही निकालना था, आ गया आंसर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम्पलर का इसलिए मैंने सोचा आपको दिखा दूं शायद, लेकिन हमको लगा था ये कठिन होने वाला है। कोई बात नहीं, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों ये आपका अगला सवाल, देखते हैं क्या है। बेटा ये आपको पहले बता दूँ, ये हॉट्स कैटेगरी में आता है आपका, ठीक है ना। ये हॉट्स का क्वेश्चन है, मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। हमको गिवन है A1 A2 A3 डैश 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 टिल A24 आर इन AP, ठीक है ना। एंड A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 इज इक्वल्स टू 300। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। हमको ऑफ एन AP मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 टिल A24 तक हमको सम निकालना है उसका, ठीक है ना। जब हमको गिवन क्या है, हमको गिवन ये है, तो जब ये गिवन है तो इसी से शुरुआत करते हैं। यहाँ हमको पता है A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24, ये 20 लिखा है, ठीक है, इक्वल्स में बेटा 300 गिवन है। तो आपको भाई जनरल चीज़ क्या, A1 को लिखते हैं हम लोग A प्लस A5 को लिखते हैं A प्लस 4D, ठीक है ना। A10 को लिखते हैं हम लोग A प्लस 9D, A15 को लिखते हैं बेटा A प्लस 14D, A20 मतलब A प्लस 19D, A24 का मतलब A प्लस 23D इज इक्वल टू बेटा 300 है, ठीक है ना। अब वही चीज़ आपको A और D को ऐड करना है। A मेरे पास 1 2 3 4 5 6 6, A की वैल्यू तो 6 होगी, ठीक है ना। D कितना आ जाएगा, मेरे पास D लिखा हुआ है 69D, 69D इज इक्वल टू बेटा 300, ठीक है ना। इसमें साथ साथ दिख रहा है 3 कॉमन आ जाएगा, जब मैं 3 को कॉमन लूँगा यहाँ बचेगा 2A प्लस 23D इक्वल टू में 100, ठीक। ये आपको यहाँ से मिलेगी एक इक्वेशन, ठीक है ना। अब देखो इक्वेशन का यूज़ होने वाला है एक तरीके से, कैसे हमको देखो, अब आप समझ पा रहे होगे आप कि हमको निकालना क्या है, हमको फर्स्ट 24 टर्म निकालना है सम, मतलब हमको S24 निकालना है। S24 को हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 24/2 2A प्लस n-1D, n-1D। ध्यान से देखो n-1 मतलब 24-1 मतलब कि 23D, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ लिख दो आप 23D। अब ध्यान से देखो क्या निकाला हमने, 2A प्लस 23D इक्वल्स टू 100 निकाला, तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं, मतलब कि यहाँ पे 24/2 इंटू 100 ये आने वाला है, ठीक है ना। मतलब कि आंसर आ गया 1200। मतलब कि 24 टर्म्स का जो शुरुआती 24 टर्म्स है इस AP के, उसका सम कितना आ रहा है 1200। ये भी काफ़ी सिंपल सवाल था, ठीक है ना। आप लोग कर पा रहे होगे। देखो बच्चा, अगर आप लोग कर पा रहे क्वेश्चन की तो बहुत अच्छी बात है, आपको प्रैक्टिस हो गई है। अगर नहीं कर पा रहे तो बेटा कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, आप प्रैक्टिस थोड़ी सी और ज़्यादा करो, आपके सारे क्वेश्चन होने लगेंगे, ठीक है ना। एकदम चिल रहना है, कुछ ये नहीं सोचना है कि हमसे हो नहीं पा रहा, हाय राम क्या हो गया, मेरे से हो क्यों नहीं रहा है, ठीक है। कुछ नहीं सोचना है, एकदम चिल रहना है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। बस थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस की आप मात्रा बढ़ा दो अपनी, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपका अगला सवाल देखते हैं क्या है। बोल रहा है इफ Sn denotes the sum of n natural numbers, sorry, if Sn denotes the sum of n terms of an AP whose common difference is D, then show that beta D is equal to Sn minus 2 times of Sn minus 1 plus Sn minus 2, ठीक है। ये मेरे को दिखाना है। तो एक आपको नई चीज़ मैं बताऊँ, शायद मैंने आपको बताना भूल गया था पिछले अपने जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें, लेकिन ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पहले ये लिखो कि आपको पता है D कैसे निकलता है। हम लोग किसी भी AP का D कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो A1 A2 A3 लिखते हैं ना, तो हम लोग D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करके, है कि नहीं। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे टर्म्स को T मान लूँ, T2 मान लूँ, मैं दूसरे टर्म को T2 बोल रहा हूँ और माइनस T1 कर दूँ, ठीक है ना। तो ये किसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। और हमको यहाँ पर तो इसका मतलब इक्वल्स में हम लोग लिख सकते हैं Tn माइनस 1, ये भी तो इक्वल होगा, समझ रहे ना। nth टर्म्स में से हम लोग nth से ठीक पहले वाला टर्म को माइनस कर रहे हैं, बात तो एक ही है कि नहीं। तो हमको काम इससे करना है क्योंकि हमको यहाँ पे n और n-1 से खेलना है, ठीक है ना। तो इसका यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। ये समझ पाओगे, D इज इक्वल्स होता है ना, समझ गए आप, ठीक। अब देखो, अब आते हैं सम पे। सम कैसे निकलता है किसी चीज़ को, मतलब ये अब इनको इन टर्म्स की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है ना।
अब आप अगर मैं टी एन को कुछ इस प्रकार से लिखूं कि एस एन माइनस एस एन माइनस वन, मतलब कि अगर मैं मान लूँ मेरे पास ए पी है, ए बी, ऐसे क्यों लिखता हूँ, ऐसे लिखते हैं A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है ना। हमको बताने हैं ये A5 की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। हमको बताना है कि A5 की वैल्यू क्या है। तो हम ऐसे बता सकते हैं ना, कैसे कि मान लो मेरे पास ये पूरा का पूरा सेट है एक, इस सेट में से हम इतना माइनस कर दें। अगर मैं इस पूरे सेट में से इतनी वैल्यूज़ को माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो मेरा वही टर्म कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो A5 की अगर मैं टर्म 5 की लिखूँ, यहाँ पर T के वैल्यू में लिखूँ, T5 निकालूँ, तो कैसे निकालूंगा मैं पूरा टोटल जितने भी टर्म्स हैं, ठीक है ना, जितने भी टोटल टर्म्स हैं मेरे पास ऐसे T5 टर्म्स हैं यहाँ पे, माइनस उससे जस्ट कम वाला, मतलब कि 5 माइनस 4, सॉरी 5 माइनस 1 एस एन माइनस 1 ना। देखो तो मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी वो T5 की आएगी कि नहीं आएगी। मैं इस पूरे सेट में से 4 टर्म्स को माइनस कर रहा हूँ तो मेरे पास 5 आने वाला है। बिल्कुल उसी प्रकार से मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ, यहाँ पे अगर T5, सॉरी यहाँ T क्यों, S लिखना चाहिए था, S, मतलब मैं पूरे समीशन में से इन 4 टर्म्स का समीशन को माइनस कर दूँ तो मेरे पास एक ही टर्म बचेगा, वो क्या कहलाएगा, वो मेरा T5 होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हुआ कि नहीं हुआ, देखो आप लॉजिक समझ पा रहे होगे। उसी प्रकार से जब मैं 5 से कर रहा हूँ उसी तरीके से हम लोग n के लिए लिख सकते हैं कि अगर हमको nth टर्म पता करना है तो हम लोग टोटल समीशन में से उससे n-1 तक के समीशन को माइनस कर देंगे तो मेरे पास वो nth वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर ये Tn के लिए लिखा है, अब हम लोग Tn फिर तो Tn-1 के लिए भी लिख सकते हैं। Tn-1 के लिए कैसे लिखेंगे बेटा, Sn-1 माइनस इससे ठीक पीछे वाला टर्म क्या होगा, Sn-2 होने वाला है कि नहीं। अब देखो यहाँ से मेरे को Tn की वैल्यू मिल गई, यहाँ से मेरे को Tn-1 की वैल्यू मिल गई। इन दोनों वैल्यूज़ को मैं D में रखने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलो रखते हैं, D इज इक्वल टू Tn की रखनी पहले, तो Tn की आएगी Sn माइनस Sn-1 माइनस Tn-1 रखना है, माइनस मतलब ब्रैकेट खोल देता हूँ मैं एक बार, ब्रैकेट चलो लगा देते हैं पहले। अब Tn-1 की वैल्यू रखनी है, मतलब Sn-1 माइनस Sn-2। बेटा मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, ठीक है ना। देखो मिल गया हमको, जो चाहिए था वही मिल गया। Sn-2 टाइम्स ऑफ Sn-1 प्लस Sn-2। ये कॉन्सेप्ट आपको बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने वाला क्वेश्चन लिया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आपका हॉट्स का है, ये क्वेश्चन भी आपका हॉट्स का है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आपका हर जगह इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट ये मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है समीशन के, ठीक। मैंने आपको एक वैरायटी दिखा दी कि इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो आप चाहो तो इसको नोट करो, फिर लोग बढ़ते हैं आगे। बेटा ये आपका अगला सवाल काफ़ी अच्छा है, ये भी हॉट्स में आता है, ठीक है ना। हॉट्स कैटेगरी मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। देखो हॉट्स का मतलब कुछ और मत निकालना है, यहाँ पे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है, ठीक है ना इसका मतलब। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ T1 T2 T3 T4 T5 ऐसे ऐसे चलते तक nth तक आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, मतलब कॉन्जिक्यूटिव मतलब 1 2 3 4 मतलब जस्ट बाद वाले, ठीक है ना, ऑफ एन AP, देन प्रूव दैट 1/T1 into T2 प्लस 1/T2 into T3 प्लस 1/T3 into T4 डैश 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 कहाँ जा रहा है, 1/Tn-1 into Tn तक जा रहा है, ठीक है ना बेटा। इक्वल्स टू में रखते हैं, इक्वल्स टू में हमको प्रूव करना है, ये सबका जो समीशन है वो प्रूव करना है हमको n-1/Tn into T1, ये मेरे को प्रूव करना है, ठीक है ना। तो काफ़ी सिंपल सा है बेटा, बेसिक लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है ना। कुछ हम लोग ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करने वाले हैं, जो हम लोग अभी तक पढ़े खाली वही यूज़ करने वाले हैं। देखो कैसे, बस कैसे करना है, LHS लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। LHS लेके चलते हैं, हम एक काम करेंगे, D से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, ठीक है। D से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले हैं, तो ठीक है ना। 1/D आ जाएगा यहाँ पे, जब D से अंडर सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मेरा D/T1 into T2 प्लस D/T1 into T3, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, T2 into T3 प्लस D/T3 into T4। इस प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पे भी आएगा D/Tn-1 into Tn, ठीक है ना, इक्वल्स टू में बेटा n-1/T1 into Tn। देखो आप कहोगे आप सर आपने यहाँ पे नहीं करा वो D/D, तो बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड यहाँ पे भी करेंगे तो फ़ायदा क्या है, हम तो यहाँ पे काट देंगे क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसका हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसको हटा दो, ऐसे लिख दो, ठीक है ना। तो
अब आते हैं, देखो अब क्या करने वाले हैं, आपको पता है ये डी क्या है, डी मेरा कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है ना, डी यहाँ पे हम लोग कॉमन डिफरेंस दिखा रहे हैं इसका, ठीक। तो आपको पता है कॉमन डिफरेंस किसी भी एपीआई का हमेशा सेम रहता है कि नहीं। तो मतलब कि अगर मैं इस प्रकार से डी को लिखूँ अगर कि डी इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ डी इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 में लिख सकता हूँ, है ना, डी यही होता है। और इसको इक्वल्स में ये भी लिख सकता हूँ कि T3 माइनस T2 इक्वल्स टू में T4 माइनस T3। बात तो एक ही, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है और तीनों का डिफरेंस क्या, कॉमन डिफरेंस हमेशा किसी एपी का सेम रहने वाला है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, इन डी की जगह पे इन वैल्यूज़ को पुट करने वाले हैं। ये इस डी की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग T2 माइनस T1, है कि नहीं, T2 माइनस T1, है ना। इस डी की जगह पे लिख सकते हैं वो T3 माइनस T2, बात तो एक ही है, कॉमन डिफरेंस ही, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होने वाला है, T3 माइनस T2, ठीक है ना। इसकी जगह पे T4 माइनस T3, ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं, इस डी में क्या लिखेंगे, Tn माइनस Tn माइनस 1, ठीक है ना, हाँ ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो इससे फ़ायदा क्या होने वाला है मेरे पास, इससे मेरे पास फ़ायदा होगा, मैं अगर इसको बांट दूँ, मैं एलसीएम को दो नंबर से बांटने वाला हूँ, ये 1/d तो बाहर चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2 लिखा हुआ है ना। अब इसको मैं ऐसे लिखेंगे T2 अपॉन T1 इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, ठीक है ना, ये कुछ लिखा हुआ। अब यहाँ पे प्लस लगाया हमने, प्लस T3 अपॉन T2 इंटू T3 इंटू T2, ठीक है ना, माइनस T2 अपॉन T2 इंटू T3, ठीक। इस प्रकार से सब में चलता चला जाएगा ना। यहाँ पे आखिर में यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Tn अपॉन Tn माइनस 1 इंटू Tn माइनस Tn माइनस 1 अपॉन Tn माइनस 1 इंटू Tn। अब ध्यान से देखो, T2 से T2 कैंसिल, T1 से T1 कैंसिल, T3 से T3 कैंसिल, यहाँ पे T2 से T2 कैंसिल, है कि नहीं, दिख रहा है ना, कुछ समझ में आ रहा है क्या क्या कर, रुक जाओ ये दो बार कैसे आया, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे Tn से Tn कैंसिल, यहाँ पे Tn माइनस 1 से Tn माइनस 1 कैंसिल, ठीक है ना। बचा क्या है, ध्यान से देखो बच क्या रहा है, यहाँ पे बच रहा है 1/T1 माइनस 1/T2 प्लस 1/T2 माइनस 1/T3, ठीक। ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे बचा है 1/Tn माइनस 1 माइनस 1/Tn, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे 1/T2 लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस का 1/T2 लिखा हुआ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार से ये भी कैंसिल होने वाला है। अब आप इसके आगे एक और टर्म लिख दूँ, अगर मैं इसके आगे मैं एक और टर्म लिख दूँ, जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे T2/T3 लिखा था ना मैंने, अगर मैं इस वाले को भी लिखूँ, अगर मैं इस वाले को भी दिखूँ, देखना आप इस वाले को, तो यहाँ पे आएगा T4/T3 इंटू T4 माइनस T3/T3 इंटू T4, है ना। तो देखो यहाँ से T4 कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1/T3, ठीक है, वो बचेगा प्लस का आएगा, और हमारे पास माइनस का पहले से ही है, तो ये भी मेरा कैंसिल हो रहा है कि नहीं। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ बचेगा माइनस का 1/T4, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे प्लस का 1/T4 भी मिलेगा, तो ऐसे सारे टर्म्स मेरे कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है ना। बचा क्या मेरे पास, लास्ट में सिर्फ इतना बचेगा। तो देखो बच्चा लोग, हमने उसको पिछले वाले स्टेटमेंट को थोड़ा और अच्छे से लिख दिया है, ठीक है, थोड़ा मतलब और ज़्यादा टर्म्स लिखे हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा शायद, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1/T तो बाहर था ही, यहाँ पे क्या बन रहा था मेरा, यहाँ बन रहा था T2/T1 इंटू T2 माइनस T1 इस प्रकार से कुछ आ रहा था। तो देखो अब ध्यान से आपने देखा था, यहाँ पे T2 से T2 कैंसिल हो गया था, T1 से T1 जा रहा था, T3 से T3 जा रहा था, T2 से फिर से T2 जा रहा था, T4 से T4 जा रहा था, है कि नहीं, कुछ ऐसा था, ठीक। अब देखो ध्यान से बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो गया 1/T1 1/T2, यहाँ पे ऐसे वैल्यूज़ मिल गई, वहाँ पे भी कुछ इस प्रकार से वैल्यूज़ मिल गई हमको, ठीक है ना, ये कैंसिल। अब देखो यहाँ पे आओ आप, ये माइनस का T2, ये प्लस का T2, माइनस का T3 प्लस का T3, दिख रहा है ना। इसी प्रकार से बाकी सारे टर्म्स भी यहाँ पे कैंसिल हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये आप चाहो तो, अगर आपको सेटिस्फाई करना है अपने आप को, तो आप और ज़्यादा टर्म्स लिखिए, आखिर तक चलते चले जाइए, ठीक है, फिर आपको दिखेगा कि हाँ सारे टर्म्स कट रहे हैं। असल में आखिर आपका बचने क्या वाला है, आप देखोगे पता आपका ये भी कटेगा, ये वाला टर्म भी कटेगा, ठीक है ना, इससे पहले ये टर्म भी आपका कट जाएगा, ठीक है ना, इससे पहले जो टर्म होगा उसी के साथ, ठीक। तो बचा क्या मेरे पास बचा 1/T1 और यहाँ पे बचा माइनस 1/Tn। तो देखो ध्यान से, बाहर मेरा चला था 1/D, यहाँ पे आ जाएगा 1/T1 माइनस 1/Tn, ठीक है ना, ठीक। तो अब देखो, अब एलसीएम देते हैं बेटा, एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पर जाएगा Tn
अरे यहाँ पे T1 इंटू Tn, ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा Tn माइनस T1, ये बना ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना, 1/d बाहर चल रहा था, ठीक। अब आते हैं, देखो अब ध्यान से, Tn क्या मेरा nth टर्म है ना ये, तो हम लोग इस nth टर्म को खोलने वाले हैं, तो Tn मेरा लिख सकते हैं हम लोग a प्लस, या तो मैं यहाँ पे t लेकर चल रहा हूँ तो a की जगह पे T1 लिख देता हूँ, मतलब टर्म 1, ठीक है ना, बात तो एक ही है। तो T1 प्लस n-1d लिखते हैं, n-1d ये लिखा जाता है, ठीक। और माइनस में T1 तो लिखा ही हुआ है, माइनस में T1 लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे t से खिलवाड़ हो रहा है ना, इसलिए मैं यहाँ पे a को हटा के T1 लिख दिया, ठीक है ना। अपॉन में T1 इंटू Tn तो लिखा ही था, T1 इंटू Tn, इस प्रकार से था कुछ ना, है ना। देखो T1 से T1 कैंसिल हो गया, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना था, हमको प्रूफ करना था, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरा 1/d तो चल ही रहा है ना, ये तो इसको लिखना ही भूल गया मैं, ये 1/d चल रहा है। देखो यहाँ पे d से ये d भी कैंसिल हो जाएगा, और जो आ रहा है बेटा, जो बचा यही मेरे को प्रूफ भी करना था, n-1 ऊपर, नीचे T1 इंटू Tn, यही हमको प्रूफ करना था, वो मैं लेके आ गया। काफ़ी आसान सवाल था, बस हल्की सी चीज़ आपको देखनी थी, वो आपने देखा, देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा था ना, और एक चीज़ छोटा सा क्या चाहे वो मैंने आपको बता दिया कैसे कटेगा, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो बच्चों ये आपके आज का लेक्चर का आखिरी सवाल, ठीक है। ये क्वेश्चन से पहले मैं, अच्छा इस क्वेश्चन से पहले मैं कुछ आपको बता दूं, ठीक है ना। यहाँ पे अलग अलग मेरे पास वो रिलेशन होते हैं, मतलब रिजल्ट्स निकले हुए मेरे पास, चाहो तो आप इसको पहले लिख लो। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है ना। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है मेरा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ठीक है ना। और तीसरा सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स, इसको भी लिख लीजिए बेटा, इसका है n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर बाय 4। ये 3 रिजल्ट्स है मेरे पास, कि अगर मेरे पास हमको बोला गया है कि n नेचुरल नंबर्स के सम निकालना है मेरे को, ठीक है ना, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको कुछ रिलेशन दिखा, आपको ऐसी सीरीज दिखे जिसमें स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स मिल रहा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है क्यूब है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये रिजल्ट्स पहले से प्रूव है ना, तो आपको इसके प्रूफ से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। आप इसी से इन रिजल्ट का यूज़ करके इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। मैंने ये आपको यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि ये ऊपर वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल मैं इस क्वेश्चन में करने वाला हूँ, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आप पहले इन तीनों को लिख लो जल्दी से, फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। लिख लिया, चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक। हाँ तो बच्चों ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज। मेरी सीरीज कुछ अलग ढंग की है, नॉर्मल जैसे देखा वैसी नहीं है। कैसी है मेरी सीरीज है, 1 स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर, साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सीरीज से आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि आपके जितने भी इवन टर्म्स हैं, मतलब दूसरा टर्म, फिर चौथा टर्म, फिर छठा टर्म, ऐसा जो भी आने वाला है सारा नेगेटिव है। मतलब कि आप लिखो, ऑब्जर्वेशन मिली आपको कि इवन टर्म्स आर नेगेटिव, इवन टर्म्स आर नेगेटिव। बेटा एक और चीज़ हमको जाननी है, यहाँ पे हमको जानना क्या है, हमको यहाँ जानना है सम ऑफ n टर्म्स बताना है हमको, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स बताना है, तो पहली चीज़ अगर हमको n टर्म्स का सम बताना है तो हमको पहले nth टर्म भी तो पता होना चाहिए ना। सबको ऐड करें तो लास्ट टर्म क्या भी तो पता होना चाहिए। और nth टर्म की बेटा मेरे पास अब दो केसेस आ गए हैं। कैसे, तब nth टर्म जब नेगेटिव होगा, मतलब कि अगर इवन, मान लीजिए यहाँ पे इस सीरीज़ में इवन टर्म्स है, इवन टर्म है तो फिर मेरा nth टर्म जो होगा वो नेगेटिव आने वाला है। अगर इस सीरीज़ में ऑड टर्म्स हैं तो मेरा वो पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि दिख रहा होगा ऑड वाला पॉजिटिव है आपके सारे, है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि nth टर्म इज नेगेटिव और पॉजिटिव, इट डिपेंड्स। nth टर्म इज नेगेटिव और पॉजिटिव इज depends whether n is even or odd, whether n is even or odd। स्टेटमेंट समझ में आया आपको?
ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे पास हमको मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को 2 केसेस लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। पहला जब इवन है मतलब कि जब नेगेटिव है, दूसरा जब वो ऑड है मतलब कि वो पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो पहला केस जब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे इवन है मतलब कि मेरा जो लास्ट हमारा वो नेगेटिव है। तो जब पहला केस मेरा केस वन क्या है मेरा, व्हेन इवन टर्म्स दैट इज n इज नेगेटिव, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हो कि केस वन मेरा बनेगा। तो केस वन क्या आने वाला है मेरे पास सीरीज है मेरा 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ऐसे ऐसे चलता चलता जा रहा है। आप देखोगे आपको मैंने बोला क्या है, इवन टर्म्स है। और इवन कब हुआ, जब ये लास्ट वाला टर्म जो मैं nth टर्म है वो नेगेटिव है, मतलब कि मेरा लास्ट वाला टर्म जो है ना वो माइनस n स्क्वायर है कि नहीं। तो आप चाहो तो इससे पहले कुछ लिख लो यहाँ पे। इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले आएगा n+1 का होल स्क्वायर, सॉरी n+1 क्यों, n-1, ठीक है ना, ये प्लस का होगा, ठीक है। इस प्रकार से कुछ सीरीज बनने वाली, दूर से लिखो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा आपको। ऐसे ऐसे डैश डैश जा रहा है। यहाँ पे मेरा लास्ट सेकंड टर्म होगा n-1 टर्म जो कि बेटा पॉजिटिव होने वाला है ना। और इसके बाद नेगेटिव टर्म क्या आएगा n, इसकी उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है -kn², ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव लेकर चल रहे हैं, इवन टर्म्स है यहाँ पर, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे रिलेशन देखो बेटा क्या हो रहा है। हम एक सेट बनाएंगे 2 नंबर्स का, ये 2 नंबर्स फिर ये 2 नंबर्स, इसी प्रकार से ये 2 नंबर्स। क्यों बना रहे हैं बेटा, यहाँ पे हमको फॉर्मूला मिलने वाला है a² - b² का, है ना। हमको यहाँ पे फॉर्मूला मिल रहा है। तो क्या करेंगे, कुछ ज़्यादा खास नहीं, बस हम लोग इस फॉर्मूले को ओपन करने वाले हैं। ये लिखा हुआ a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a - b डॉट a + b, है ना। तो a - b मतलब कि 1 - 2 और a + b मतलब कि 1 + 2, ठीक। फिर प्लस का साइन लगाया, यहाँ पे 3² - 4² है मतलब a² - b² वही चीज़। तो यहाँ पे a - b मतलब कि 3 - 4 और 3 + b मतलब a + b मतलब कि 3 + 4। इसी प्रकार से हर टर्म में होगा, हर टर्म में चलेगा ये। और इसी प्रकार से इन 2 टर्म्स में भी होगा। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a - b डॉट a + b। तो a - b मतलब कि a तो मेरा a माइनस b मतलब n, ठीक है ना, ब्रैकेट में। दूसरा यहाँ पे a + b मतलब a, ये पूरा का पूरा a है मेरा, a + b, ठीक है ना, ये रहा, कुछ ऐसा है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ देखो ये 1 - 2 क्या बन रहा है, 1 - 2 मेरा -1 बन रहा है। इसको यहाँ पे हटा के लिख दिया मैंने -1। 3 - 4 -1 बन रहा है, ठीक है ना, -1। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो n से n कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा -1, ठीक है ना, कितना बचा -1 बचा यहाँ पे, ठीक। अब इसका मतलब ये हुआ कि हर टर्म में -1 आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इस -1 को बाहर कॉमन लेने वाले हैं। जब मैं -1 को बाहर लिखूंगा इस प्रकार से, ठीक है ना, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 + 2, 1 + 2, यहाँ पे -1 ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 3 + 4, यहाँ भी प्लस का प्लस 3 + 4। आगे बढ़ते चले ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a + b a - b। हाँ यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा शायद आपका n² 2n - 1 बच रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक। आप ये देख पा रहे हो कि सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं, है कि नहीं, ये सारे नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं 2n - 1 तक का, ठीक है ना, 2n - 1 तक का, ठीक। तो अब देखो अगर मैं ब्रैकेट हटा दूँ, यहाँ ब्रैकेट हटा देता हूँ मैं इसको, 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, इस तरीके से चलता चला गया आगे तक, ठीक। तो अब यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, जैसे हमने आपको ये फॉर्मूला बताया सम ऑफ नेचुरल नंबर्स वाला, तो ये नेचुरल नंबर्स ही तो है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 2n - 1 तक जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। तो बच्चों देखो क्या है मेरा, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ एक बार। यहाँ पे -1 मेरा बाहर चल रहा है, ठीक है ना, अंदर ब्रैकेट के अंदर है मेरा 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 2n - 1 तक का जा रहा है, ठीक है ना, 2n - 1 तक। तो बेटा एक चीज़ यहाँ पे दिमाग में आ रही है आपके कि हमको चाहिए तो n टर्म्स के लिए। क्वेश्चन मेरा क्या था, मेरा फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज, है ना, मेरा क्वेश्चन ये था। लेकिन यहाँ पे लास्ट टर्म तो मेरा 2n - 1 आ रहा है। तो एक काम करो, ये इस 2n - 1 के ठीक ऊपर चलो, यहाँ पे आते हैं, इस टर्म के यहाँ पे आते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, n - 1 + n, है ना।
तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ इस प्रकार से, इसको इसे ध्यान से देखना है, इसको मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूँ, 2n-1 को हटा देते हैं, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा n-1 प्लस n। अब देखो ध्यान से, अब ये n टर्म्स के बन गया कि नहीं बन गया। मैं कुछ अलग या कुछ नया नहीं करा, मैंने क्या करा, बस 2n-1 को तोड़ के इस तरीके से लिख दिया। इससे मेरे को एक फ़ायदा मिलेगा कि ये आप देखो, आप देख पा रहे हो कि सारे ये n टर्म्स तक जा रहा है, ठीक है ना। ये इसका लास्ट टर्म क्या है, n टर्म्स आ रहा है, ये आपको दिख भी रहा है, ठीक है। अब आप लोग बड़े प्यार से, बड़ी आसानी से वाला सम वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है ना। तो -1 तो मेरा बाहर था ही, इंटू सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1/2, यही था, हाँ यही था, n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका मतलब हो गया -n इंटू n प्लस 1/2। ये आ गया आपका सम ऑफ n टर्म्स व्हेन n इज इवन, ठीक है बच्चा। अभी हमने खाली एक ही केस सॉल्व किया है जब n की वैल्यू इवन थी। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे केस 2 जब मेरे पास n की वैल्यू ऑड है, ठीक है ना। जब मेरे पास n की वैल्यू ऑड है तो इसको हटाते हैं पहले, अब देखते हैं। अब आते हैं, लिखते हैं केस 2, मेरा केस 2 यहाँ से डालते हैं, केस 2 क्या लिखा है, व्हेन n इज ऑड, व्हेन n इज ऑड, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज nth टर्म इज पॉजिटिव, nth टर्म इज पॉजिटिव, ठीक है ना। तो अब आते हैं, अब आगे बढ़े। इसकी सीरीज में गिवन क्या थी, मेरी सीरीज थी 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर से चलते गए। मेरा लास्ट टर्म nth है जो कि मेरा पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे n स्क्वायर लिख देता हूँ, ये मेरा पॉजिटिव का है तो इसके पहला टर्म नेगेटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है, मतलब n-1 का स्क्वायर ये मेरा नेगेटिव है, ठीक है ना। इससे पहले वाला पॉजिटिव होगा, मतलब कि n-2 पॉजिटिव है, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ ऐसा है ना, मेरी ये सीरीज हमको ये मिली है इस बार, मेरा nth टर्म जो है वो मेरा पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब इसको लेके सॉल्व करते हैं, वही सेम चीज़, ब्रैकेट बन रहा होगा, देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे -1 में पहले कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना। -1 कॉमन लिया तो यहाँ पे अंदर ब्रैकेट क्या बचा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे चलते। अब इसको खोलेंगे, जब हम लोग इसको खोलेंगे, देखो ध्यान से, इसको खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, a स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी डॉट a प्लस बी। a माइनस बी मतलब a माइनस बी, मतलब कि n-2 माइनस n प्लस 1, कुछ ऐसा है कि नहीं। अब यहाँ पे ये हो गया a माइनस बी वाला ब्रैकेट, अब आएगा a प्लस बी वाला ब्रैकेट, मतलब कि n-2 प्लस n-1, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, पहले तो यहाँ से n कट रहा है कि नहीं, यहाँ पे n कट रहा है, यहाँ कितना बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है -1, मतलब -1 बच रहा है यहाँ पे -1, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या मिल रहा है हमको, यहाँ ब्रैकेट में मिल रहा है हमको n-, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, इसको n-2 और n-1 करके लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको एक AP का फॉर्म दिखेगा, जैसे कि ये चलता जा रहा है, यहाँ पे आप लिख दो, यहाँ पे -1 तो मैंने कॉमन ले लिया है बाहर, यहाँ पे लिख दो आप n-2 प्लस n-1, ठीक है। और ये बचा प्लस का n स्क्वायर, इसको भी ऐसे लिख देते हैं, इसको प्लस का n स्क्वायर, ठीक है ना। इसको भी ऐसे लिख दिया क्योंकि इसके लिए कोई पार्टनर बचा नहीं, सारे घोल गए एक दूसरे के साथ मिल गए, एक या इकलौता अकेला बच गया, ठीक है, सिंगल रह गया बेचारा, ठीक है ना। अब क्या करना है, देखो मेरे को यहाँ तक की AP दिख रही है, यहाँ तक की AP दिख रही है मेरे को, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना, क्योंकि वो तो n स्क्वायर है, इसको तो AP में ले नहीं सकते हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो समीशन वाला जो फॉर्मूला था नेचुरल नंबर वाला, वो हम लोग इतने टर्म्स में लगाने वाले हैं। तो जब इतने टर्म्स में लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा -1 इंटू, फॉर्मूला मेरा क्या होता है, मेरा फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, ये मेरा फॉर्मूला होता है ना। लेकिन यहाँ पे जो मेरा nth टर्म जो है ना मेरा, वो मेरा n-1 है। यहाँ पे जो मेरा n की जगह हम लोग क्या रखने वाले हैं, हम लोग n की जगह पर रखेंगे n-1, क्योंकि मेरा nth टर्म जो है वो n-1 है। तो यहाँ रखते हैं, तो यहाँ n की जगह पर रखा है n-1 ब्रैकेट लगाया, अंदर क्या मेरा n प्लस 1, मतलब इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट को प्लस इसके आगे वाला, जैसे कि n प्लस 1 है, मतलब n की जगह पर तुमने n-1 रखा हुआ है, n-1 लिख लिया हमने, ठीक है ना, ठीक, n-1 लिखा और यहाँ पे +1 कर दिया हमने। तो इससे क्या मिला, इससे मेरे को मिला, ये कैंसिल हो गया, अपॉन में आ गया, अपॉन में कितना था, अपॉन में था 2। तो इससे आंसर मेरे पास क्या है, मेरे पास इससे आंसर आने वाला है माइनस का n-1/2, ये आ गया मेरा समीशन ऑफ n टर्म्स व्हेन n इज ऑड, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व।
देखा काफ़ी आसान सवाल था। एक नई चीज़ आपने इस क्वेश्चन में सीखी कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स वाला केस, ठीक है ना, वही चीज़ एक नई थी यहाँ पे। बाकी आपका काफ़ी सिंपल था, आप देख पाओगे। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी आपका हॉट्स का क्वेश्चन था। देखा ये लेवल इसका थोड़ा सा ऊपर था, थोड़ा क्वेश्चन लंबा भी था, समझने में आपको थोड़ा टाइम लगा होगा इसमें, ठीक है ना। अगर नहीं आया तो दोबारा रिपीट करके देखना है इसको, लेकिन ये आसान मतलब अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी जाना माना क्वेश्चन है, ठीक है, अपनी चीज़ का। ये आप चाहो तो ओलंपियाड पे ऐसे क्वेश्चन तो काफ़ी आसानी से आ जाते हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन मतलब बोर्ड्स, अगर आपका मान लीजिए बोर्ड्स वाले जिसने पेपर बनाया वो पगला गया किसी दिन, जो पेपर बना रहा है, क्या पता उसमें भी आपका अलग सवाल आ जाए, क्योंकि है तो आपका सिलेबस का ही ना, ठीक है ना। तो चलिए आज का लेक्चर को ख़त्म करते हैं यहीं पे, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली आप लोगों ने, और मैं लास्ट में फिर से यही बोलता हूँ कि सबसे पहले आपने एनसीईआरटी लगाई हो, मैं मान के चलता हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इससे पहले एनसीईआरटी लगा चुके हैं आप लोग, ठीक है ना। इससे पहले आप ऑप्शनल वाली जो एक्सरसाइज, मैं बार बार ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज ज़रूर लगाना, ठीक, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, उसके बाद ये वाला वीडियो देखना, ठीक है ना। तो चलिए अपना ख्याल रखना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू।